दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। प्रिय साथियों, हमने कल प्रैक्टिस सेट 7 के लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व किया था और विस्तृत रूप में एक एक विकल्प के बारे में बातचीत करते हुए हम आगे बढ़े थे। साथियों, आज हम 30 से आगे की बात करेंगे। आगे के जो 50 प्रश्न है उसको देखेंगे साथियों, ठीक है। साथियों, बीपीएससी की परीक्षा शायद कल होनी है और उसके बाद DSSB की हम तैयारी करनी शुरू करेंगे। दोस्तों, DSSB में टीजीटी और पीजीटी की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण लेकर आऊंगा। मैं यह सोच रहा हूं कि DSSB के टीजीटी पीजीटी हिंदी के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको लेकर मैं आऊं, चाहे वो मुझे किसी पुस्तक से मिले या फिर मुझे पेपर ही मिल जाए, तो पेपर या फिर किसी पुस्तक के सहारे मैं DSSB टीजीटी पीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्रों को पहले हल करा दूं। उससे हमें क्या लाभ होगा कि आपको एक प्रश्न का प्रारूप पता चल जाएगा कि प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या क्या है, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमारी जो आगे की रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, वह अब क्या होनी चाहिए। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि कल से आपको DSSB टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराना शुरू करूं। प्रिय साथियों, DSSB अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी अपलोड करता हूं। जैसे जहां आप एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसकी मैं वीडियो डालता हूं। जैसे कल मैंने पीएचडी का भी डाला कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। जो साथी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो जरूर फिल करें। आप ये सोच के ना फिल करें कि हमारा दाखिला होगा कि नहीं होगा, आप ये सोच के फिल करें कि मैं जाऊंगा और एक पेपर है उस पेपर को देकर आऊंगा। पेपर जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है साथियों, आप पेपर देते रहें। कोशिश ये करें कि जहां जहां आप एलिजिबल हैं वो उन चीजों का पेपर दें, ठीक है। अभी आज मैं देख रहा था तो आज भी एक वैकेंसी आई हुई है, वह है एसएससी में, ठीक है। एसएससी में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, ठीक है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है। जो साथी हिंदी इंग्लिश से पढ़े हुए हैं वो इसमें एलिजिबल है। इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना के थोड़े देर बाद चैनल पे डाल दूंगा। जो साथी, ये बहुत अच्छी पोस्ट है साथियों, ऑफिशियल पोस्ट है, मंडे टू फ्राइडे इसमें जॉब रहती है दोस्तों। और यह 4200 ग्रेड पे विस्तृत मैं बातचीत करूंगा एक वीडियो में। तो जो साथी एलिजिबल होंगे वो जरूर से जरूर भरेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग सफल हो, कहीं अपने आप को जॉब में रखें। आइए हम प्रश्न नंबर 30 तक हमने बातचीत कर लिया था, 30 के आगे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 32वां नंबर प्रश्न है सट्टक। सट्टक है, सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। तो साथियों, जो सट्टक होता है यह नाटिका के समान होता है, के समान, यह नाटिका के समान होता है। जैसे में एक ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, नाटिका नहीं, अपितु यह नाटक नहीं है। ये हरिश्चंद्र का ग्रंथ है, हरिश्चंद्र का ग्रंथ है। यह नाटक नहीं है बल्कि एक सट्टक है, ठीक है, सट्टक है। और नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं, उनमें सट्टक भी एक उपरूपक होता है। देखिए, नाटिका और सट्टक में अंतर यह है कि नाटिका में संस्कृत भी बोली जाती है, ठीक है, नाटिका में संस्कृत भी बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जाती है, जबकि सट्टक की भाषा केवल और केवल प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक सट्टक जो होता है केवल और केवल प्राकृतिक भाषा में बोला जाता है, ठीक है। सट्टक में पात्र संस्कृत नहीं बोलते हैं,
जैसे एक कर्पूर मंजरी एक रचना है, यह प्राकृतिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें संस्कृत आपको नहीं दिखेगा। और सट्टक की हम बात करें तो एक और बात जान ले कि सट्टक का जो प्रमुख रस है वह है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है। ये कर्पूर मंजरी शायद यह एक तो हरिश्चंद्र की भी रचना थी और एक अन्य है राजशेखर, उनकी भी रचना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का नाटक है, नाटक का ही एक रूप है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। प्रिय साथियों, यह जो रचना है कस्तूरी कुंडल बसे, इसका जो सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। सही उत्तर क्या होगा? मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, अब मैत्रेयी पुष्पा का जिक्र आ गया तो अब तक हम लोग शायद मैत्रेयी पुष्पा के बारे में बातचीत नहीं किया है, तो आइए इसके बारे में भी बात कर ले। मैत्रेयी पुष्पा का जन्म जो होता है 1944 में होता है साथियों। ठीक है, 1944 में। ठीक है, इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो एक इनका उपन्यास है स्मृति दंश। स्मृति दंश। एक है बेतवा बहती रही। बेतवा बहती रही। एक इनका उपन्यास है इदम नमम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक उपन्यास है चाक। झूला नट। ठीक है, अलमा कबूतरी, कहे इशूरी फाग। कहे इशूरी फाग। एक इनका उपन्यास है चिन्हार। एक महत्वपूर्ण है गुनाह बेगुनाह। ठीक है, ये इनके उपन्यास है जो महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ी बात और कर ले इनके बारे में। जब इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं तो विस्तृत और थोड़ी बात कर ले। तो मैत्रेयी पुष्पा जो है, इनकी आत्मकथा एक है कस्तूरी कुंडल बसे, और यह कब लिखा गया था दोस्तों? 2003 में। ठीक है, एक इनकी और ये देखिए आत्मकथा है ये। एक इनकी आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया 2007। ठीक है, एक इनकी कविता है दोस्तों लकीरें। बहुत इंपॉर्टेंट, लकीरें। तो हमने मैत्रेयी पुष्पा के बारे में विस्तृत बात कर ली, ठीक ठाक बात कर ली। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हशमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की, स्मरण और श्रद्धांजलि। ठीक है, आइए हम आगे इसके बारे में बात करें। तो कृष्णा शोभती के बारे में हम बात करें तो देखो, कृष्णा शोभती का जो जन्म हुआ 1925 या अभी अभी फिलहाल 2019 में इनका देहांत हुआ। ठीक है, 1925 में जन्म हुआ था। अच्छा, कृष्णा शोभती के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इनकी कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहानियां कौन कौन सी है? बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में। एक है इनकी मित्रों मरजानी। किसकी? कृष्णा शोभती की। मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी कृष्णा शोभती। एक है यारों के यार। ठीक है, कृष्णा शोभती। ठीक है, एक है ए लड़की। ए लड़की। एक है सिक्का बदल गया। ठीक है, सिक्का बदल गया। ये सब इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, कहानियां हैं। अब इनके उपन्यास के बारे में बात कर लो थोड़ा। उपन्यास, ठीक है, एक इनकी रचना है सूरजमुखी। ठीक, सूरजमुखी अंधेरे के। अंधेरे के। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है जिंदगी नामा। दिलो दानिश। समय सरगम। समय सरगम। ठीक है,
अब ये उपन्यास है, ये कहानी है, और थोड़ी सी संस्मरण के बारे में बात करें तो एक इनका संस्मरण है हम हशमत, ठीक है। एक है शब्दों के आलोक में, ये इनके दो संस्मरण है। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति हम हशमत है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने कृष्णा सोबती के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बातचीत कर ली। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं, कौन है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्या निवास मिश्र। तो जो शब्दिता निबंध के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती। इनकी अन्य कृतियों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो धर्मवीर भारती की एक कृति है अंधा युग। अंधा युग। अच्छा, धर्मवीर भारती दूसरे शतक के कवि हैं, ठीक है, दूसरे शतक के कवि हैं। एक इनकी रचना है सात गीत वर्ष, ठीक है। एक है गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय। एक इंपॉर्टेंट है सिद्ध साहित्य, बहुत बार पूछा गया है, आलोचना है सिद्ध साहित्य। एक रचना है नदी प्यासी थी, ठीक है। धर्मवीर भारती के बारे में ये सब चीजें हैं, इनकी रचनाएं ये है, ठीक है। शब्दिता धर्मवीर भारती की रचना है। अब आइए थोड़ी सी बात विवेकी राय के बारे में करेंगे। विवेकी राय का प्रसिद्ध उपन्यास बनगंगी मुक्त है, इस नाम से है, ठीक है। एक इनकी रचना है बबूल, पुरुष पुराण। एक है सोना माटी। एक है समर शेष है, ठीक है, समर शेष है। एक है मंगल भवन। ये सब इनकी रचनाएं हैं। थोड़ी सी बात हम निर्मल वर्मा के बारे में भी करें। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास है वे दिन। एक है लाल टीन की छत। एक इनका निबंध या फिर संस्मरणात्मक कहेंगे तो एक है चीड़ों पर चांदनी, ठीक है। हम बारिश में, पिछली गर्मियों में, ठीक है। ये सब निर्मल वर्मा की रचनाएं हैं। आइए आगे हम बात करें, थोड़ी सी बात और विद्या निवास मिश्र के बारे में करें तो विद्या निवास मिश्र की एक रचना है चितवन की छाह। एक रचना है कदम की फूली डाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना तुम चंदन हम पानी, ठीक है। आंगन का पंछी, बंजारा मन, भोर आवाहन, ये सब इनकी रचनाएं हैं, किसकी? विद्या निवास मिश्र की। अगले प्रश्न पे आए, निराला की साहित्य साधना किसकी है? आलोचना है। कृति के कितने भाग हैं? तो इसका मैंने अभी पिछली वीडियो में, इसी खंड के पिछले वीडियो में बताया कि इनके 3 खंड है। और यह जो रचना है किसकी है साथियों? निराला की साहित्य साधना आलोचना नामक कृति, यह रामविलास शर्मा की है। यह 3 खंड में है। जो इसका पहला खंड है 1969 में आया था, दूसरा खंड है 1972 में, और तीसरा खंड है साथियों 1976 में ये आया था, ठीक है। अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, क्या वह भारवी है, भाष है, कालिदास है, श्रीहर्ष? जो साथी यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आएगा ही आएगा, तय है आना, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर होगा अर्थ गौरव भारवीह। एक है दोहा आ भी है कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध उक्ति है कि भारवे अर्थ गौरवम। क्या है? भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, आइए इनकी भारवी की एक रचना है किराता, किराता अर्जुनियम। ठीक है, आइए त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? क्या वह ब्रज भाषा में है, मैथिली में है, अवधी में है, भोजपुरी में है? देखिए, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त मैथिली उपभाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम यह भी पूछ देता है। त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। त्रिलोचन शास्त्री की अब प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करें, एक इनकी रचना है शब्द, एक है धरती, एक है ताप से तपाए हुए दिन। ठीक है, दिन। एक है मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात। ठीक है, एक है चंपा, नगई महरा। एक है मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उस जनपद का कवि हूं। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करें। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है? बाल रामायण, कृष्ण काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्धशाल मंजिका। साथियों, इसमें से प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी रचना इनकी अधूरी है। तो यह चारों रचनाएं राजशेखर की है, ये याद कर लें। बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्धशाल मंजिका। ठीक है, ये सारी रचनाएं राजशेखर की है और ये सारी रचनाएं पूर्ण हैं। उत्तर थोड़ा सा गलत दे रखा है। जो इनकी अपूर्ण एक रचना है वह है बाल भारत। बाल भारत यह पूर्ण रचना है जो राजशेखर की है। ये दो भाग में है, 2 अंक में है, 2 अंक में है। और यह रचना जो बाल भारत है वह अपूर्ण है। बाल भारत में महाभारत की कथा का विशाल नाटकीय रूप है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्री ग्रंथ। काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यादर्श। इसका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों, रीति संप्रदाय, काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा, मतलब वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। इन्होंने कहा कि रीति रात्मा काव्यस्य, रीति काव्य की आत्मा है। ठीक है, रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, वामन के पूर्व दंडी ने रीति का वर्णन किया है तथा 10 गुणों को वैदर्भ मार्ग का प्राण बताया है। ठीक है, काव्यादर्श जो रचना है वह दंडी का है। ठीक है, काव्यादर्श दंडी का है। और एक ध्वन्यालोक करके रचना है वह आनंदवर्धन का है। ठीक है, आइए आगे 41वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम। 41वां नंबर प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? रंगे राघव, फरीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो प्लाट का मोर्चा यह किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बात करें, 1911 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं। एक रचना है कुछ और कविताएं।
ठीक है। चुका भी हूं नहीं मैं, क्या है, चुका भी हूं नहीं मैं, ठीक है। इतने पास अपने, एक रचना है इतने पास अपने। एक है बात बोलेगी, एक है काल तुमसे होड़ है मेरी, सुन रहा हूं कहीं बहुत दूर से। ये सब शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं, ठीक है। प्लाट का मोर्चा एक रिपोर्टाज है जो शमशेर बहादुर सिंह का है, ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, काव्य, जीवनी, यात्रा वृतांत, डायरी। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है साथियों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यात्रा वृतांत। एक बार आप इसे देख लेना, अरे यायावर रहेगा याद, ये शायद अज्ञे की रचना है ना, अज्ञे की रचना है। आइए अगले प्रश्न पर चले। कसाई बाड़ा कहानी के, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है, शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतेशाम, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है शिवमूर्ति, ठीक है। कसाई बाड़ा शिवमूर्ति की रचना है। अगले प्रश्न की बात करें, पद्मावत के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है, पद्मावत के रचनाकार का नाम है आपका मलिक मोहम्मद जायसी। यह भक्ति काल के सूफी कवि माने जाते हैं। जायसी का जन्म 1499 माना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, एक है पद्मावत, एक है अखरावट, एक है आखिरी आखिरी कलाम, एक है मसलनामा, एक है चित्र रेखा, एक है कहर नामा, कन्हावत। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं 5, 10, 9 या फिर 8। आचार्य भरत के अनुसार जो गुण होते हैं वह 10 होते हैं साथियों, ठीक है। श्लेष, प्रसाद, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद करें कि 10 होता है। आचार्य भरत के अनुसार जो गुण होते हैं वह 10 होते हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, शौक, मार्थ, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति, ये 10 गुण होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमी चंद्र जैन, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो वो हिंदी के काव्य भाषा परक जो समीक्षक हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करें, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा वाया बाईपास, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है खंजन नयन, यह जो है सूरदास के जीवन पर केंद्रित है, जीवन पर आधारित यह जीवनी परक एक उपन्यास है। किसने लिखा है, अमृतलाल नागर ने, अमृतलाल नागर ने लिखा है, ठीक है। सूरदास जी के बारे में बात करें कि भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के कवि है, बहुत बड़े कवि हैं, पूरे भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के केंद्र में रहने वाले कवि हैं ये, ठीक है। आपका बंटी जो उपन्यास है वह मनु भंडारी का उपन्यास है, ठीक। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी है वे वर्ष भानु जाहे हलदर के वीर। दोहे की कौन सी शब्द शक्ति है, देखिए दोस्तों, जो शब्द शक्ति होती है, एक होती है अभिधा, एक होती है व्यंजना और एक होता है लक्षणा, ठीक है। अभिधा जो बात सीधे सीधे कही जाए, एकदम सीधे सीधे घुमाया ना जाए किस बात को, उसको अभिधा कहते हैं। व्यंजना जो बात, लक्षणा जो बातों को घुमा फिरा के कहा जाए, ठीक है।
सीधे सीधे ना कहा जाए, घुमा दिया जाए, उसको कहते हैं लक्षणा। और व्यंजना कहते हैं कि बात कही जाए लेकिन उसका कोई तीसरा मीनिंग लिखे, जैसे रेड लाइट पे कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, जिसे जाना था वो चले गए, ठीक है, जिसे जल्दी जाना था वो चले गए। ये एक साधारण वाक्य है लेकिन इसका अर्थ कुछ और भी निकलता है। तो इस तरीके से व्यंजना, ठीक है। तो चिर जीवो जौरी जुरे क्यों नसने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ये हलदर के वीर, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है साथियों। आइए 49 पे बातचीत करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बातचीत करें थोड़ी बहुत, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो 11 वर्ष का समय यह एक कहानी विधा है दोस्तों, कहानी विधा है। और यह जो 11 वर्ष का समय, यह 1903 में एक पत्रिका निकली सरस्वती, ठीक है, जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने अपनी पत्रिका में 11 वर्ष का समय निकाला था। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है। 49 हो गया। आगे 50वें प्रश्न पे, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने। किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 50वें प्रश्न का, वह है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। किसको छायावाद का उपनिषद कहा है? कामायनी को। देखिए मुक्तिबोध भी है इसमें। मुक्तिबोध ने कामायनी को क्या कहा है? फैंटेसी। ये नोट कर लेना आप लोग, फैंटेसी काव्य। मुक्तिबोध ने कामायनी को एक फैंटेसी काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को के बारे में बताया है कि कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, ठीक है, ठीक है। इंद्रनाथ मदान भी है। इंद्रनाथ मदान ने क्या कहा है? एक कामायनी एक असफल कृति है। कामायनी एक असफल कृति है, ठीक है। आइए कामायनी के बारे में बात करें। कामायनी किसकी रचना है? तो यह रचना है प्रसाद की। कामायनी में कितने सर्ग हैं दोस्तों? तो उसमें है 15 सर्ग। कौन कौन से? आइए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने कामायनी के सर्ग पे एक दिन बात किया था विस्तृत रूप में। आइए एक बार और बात कर लेते हैं। पहला है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद, ठीक है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ठीक है। ये अंतिम तो जरूर याद करना है और पहला जरूर याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में अंतिम और पहला पूछ देता है। चिंता और आनंद को याद रखना है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हृदय की मधुभार काव्य रचना है शुक्ल की, पंत की, प्रसाद की या फिर निराजा की? यह निराजा नहीं, निराला, निराला की। हृदय की मधुभार किसकी रचना है साथियों? इसका सही उत्तर है हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इनका अन्य काव्य रचनाएं कौन कौन से? एक रचना है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। एक है मनोहर छटा, ठीक है, मनोहर छटा। एक है आमंत्रण, आमंत्रण, ठीक है, आमंत्रण। एक है प्रकृति बोध,
ठीक है, ये सब रचनाएं हैं शुक्ल की। ठीक है, अगले प्रश्न पे आया, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो दोस्तों मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है प्रगीत, दूसरा होता है पाठ्य काव्य। ठीक है, इनकी रचनाओं को प्रगीत मुक्तक तथा पाठ्य रचनाओं को पाठ्य मुक्तक कहा जाता है। प्रसाद एवं निराला के गीत प्रगीत मुक्तकों से आए हैं। ठीक है, प्रगीत मुक्तकों में आएंगे, जबकि बिहारी के दोहे जो होते हैं, बिहारी वह पाठ्य मुक्तक में माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता। ठीक है, जिसे गाया जा सके उसे प्रगीत काव्य कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भावना एवं गीतात्मकता की, जिसे गाया जा सके वह प्रगीत काव्य। यह मुक्तक काव्य के दो भेद माने जाते हैं, प्रगीत और पाठ्य काव्य। अगले प्रश्न की बात करें कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत जायसी की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है, मृगावती और रामचरितमानस। इनमें से अवधी की लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सबको पता होगा, इसका जो सही उत्तर है रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी, गुरु का नाम नरहरियानंद। ठीक है, तुलसीदास जी की 12 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। ठीक है, तो रामचरितमानस में इतनी सारी बात है। अगले प्रश्न पे आइए, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिख साहित्य। तो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा की 3 बातें, 3 काव्य धारा है, एक है सिद्ध, दूसरा है नाथ, तीसरा है जैन। आदिकाल में ही एक आता है रासो ग्रंथ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सिद्ध कितने होते हैं दोस्तों? तो सिद्ध 84 होते हैं, नाथ 9 नाथ होते हैं। नाथों के बारे में मैंने बताया कि नाथ को कैसे याद करना है, तो नाथ का मैंने ट्रिक भी बताया था कि गोभी नाच सहज जल में। चलिए मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसे आपके पास रहेगा, ये हमेशा याद रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है, नहीं पूछा है तो ये नहीं है, सिख साहित्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिख साहित्य। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? देखिए, आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र के जीवन से संबंधित है, जीवन पर आधारित है, और इसको किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर ने लिखा था साथियों। ठीक है, आवारा मसीहा यह शरद चंद्र के जीवनी से संबंधित है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर थे। अन्य साहित्यकारों की प्रशंसित जीवनियों में एक प्रेमचंद्राधिकारी, मैंने प्रेमचंद के ऊपर है कलम का सिपाही, अमृत राय ने लिखा कलम का सिपाही। ये किसके ऊपर है? यह प्रेमचंद के ऊपर है, प्रेमचंद। निराला की साहित्य साधना एक है, निराला की साहित्य साधना कितने खंड में? तो 3 भाग में है, और ये रामविलास। ठीक है, रामविलास ने इसके बारे में लिखा। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न पे चले। तार सप्तक के में कौन सा कवि नहीं है? देखिए, तार सप्तक के जनक माने जाते हैं अज्ञे। ठीक है, 1943। ठीक है, 7 कवियों का यह संग्रह है, कवियों का। और तार सप्तक के एक कवियों के बारे में अज्ञे विस्तृत रूप में बताया, इनका फार्मूला भी मैंने बताया था, अराग प्रणेगी भा। अ से अज्ञे, रा से रामविलास शर्मा, ग से गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिराज, फिर भारत भूषण अग्रवाल। तो
नेमीचंद्र जैन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है तारसप्तक में, और भारत भूषण अग्रवाल है, रघुवीर सहाय नहीं है। ठीक है, रघुवीर सहाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है, मूल स्रोत कौन सा है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। तो भ्रमर गीत काव्य का जो सही उत्तर है, मूल स्रोत है, वह श्रीमद् भागवत पुराण है, और इसका दसम स्कंद श्रीमद् भागवत गीता का दसम स्कंद है भ्रमर गीत का सार। ठीक है, अब भ्रमर गीत से तात्पर्य उपालंभ काव्य से है। उपालंभ काव्य, यह सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है, उपालंभ काव्य का संबंध किससे है? तो भ्रमर गीत से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तरिड़ी के ही संग तरल तरंग में, तरिड़ी डूबी थी हमारी ताल में। प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यहाँ तरिड़ी दो बार आया है। ठीक है, यह श्लेष है, यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। इसमें पहला तरिड़ी का अर्थ है सूर्य, तथा दूसरे तरिड़ी का अर्थ है नाव। ठीक है, जब एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए और इस आवृत्ति के अर्थ अलग अलग हो तो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, मनहु, जनहु, ये सारी चीजें उत्प्रेक्षा अलंकार में रहता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। शब्द युग्म, देखिए पर्यंत, पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए पर्यंत और पर्यक। ठीक है, देखिए पर्यक का सही अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पलंग। ठीक है, इसका अर्थ होता है पलंग, और पर्यंत मतलब अंतिम या तक, ये होता है। आइए हम इसको देखें। 59 का विकल्प में क्या दे रखा है? देखिए तक कीचड़, तक पलंग, तक पीड़क, तक पर्यंत पलंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तक पलंग। ठीक है, तक पलंग। अगले प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है। 60वां प्रश्न देखते हैं कि 60वां प्रश्न क्या कहता है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का अब बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त? मतलब ये सकारात्मक वाक्य है, इसको नहीं लगाना है। ठीक है, तो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, हो सकता है कि नहीं है। ठीक है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यह भी हो सकता है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, यह नहीं हो सकता। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। आइए 61 प्रश्न पे चलते हैं। 61 क्या कहता है कि भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरोसे शब्द संबंध बोधक अवयव के रूप में प्रयुक्त होता है। भरोसे शब्द संबंध बोधक अवयव के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। जो अव्यय शब्द ज्ञान या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, उसे संबंध बोधक। जैसे मान लो कि ऊपर, नीचे, सहित, निकट, पास, ये सब संबंध बोधक में आएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है? या लकुटी अरुका मरिया पर राजतिहु पुर को तजिदारो। प्रयुक्त छंद कौन सा है? छंद पूछा गया है। छंद के प्रश्न केवल और केवल पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे जाते हैं, टीजीटी की परीक्षा में नहीं पूछा जाता। तो इसमें या लकुटी अरुका मरिया पर राजतिहु पुर को तजिदारो में कौन सा छंद है?
तो दोस्तों इसमें सवैया छंद है। सवैया एक वर्णिक छंद होता है, ठीक है। इसमें 22 से लेकर 26 मात्राएं होती हैं साथियों, ठीक है। आइए हम आगे बातचीत करें। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। देखिए पूर्वी हिंदी का मैंने ट्रिक बताया, उसका वीडियो बना चुका हूं, वो बोलियों पर, वो भाषाओं पर, वो जाके देखें। ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल है अपूर्व भूतकाल, पूर्व भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। इसका जो सही बात है, ये गा रहा था मतलब अभी चीजें चल रही हैं, अपूर्ण है। था लग गया तो भूतकाल है, तो ये अपूर्ण भूतकाल इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पे है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारण क्या है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, ठीक है। इसका जो देखिए सही उत्तर है कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, डाकुओं को भगाने का काम किया है, कर्म किया है, तो यहां को है तो कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग के भाव में, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी, ये सब है। कारक के 8 भेद बताए गए हैं, 8 के बारे में मैंने बताया, ठीक। सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद, अकर्मक, सकर्मक, प्रणार्थक, द्विकर्मक। तो देखिए सकर्मक और कर्मक 2 प्रकार की क्रिया होती है। क्या और किसको लगा के आप इसको कर सकते हैं। सीमांत खा रहा है, क्या खा रहा है? पकौड़े को खा रहा है, पकौड़े को खा रहा है। नहीं, क्या खा रहा, किसको खा रहा है? पकौड़े को खा रहा है। क्या खा रहा है? पकौड़े को खा रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट। सीमांत पकौड़े खा रहा है, ठीक। इसमें देखिए अकर्मक और सकर्मक पहचानने का यह तरीका है कि क्या और किसको लगाते हैं। अगर क्या और किसको का हमें उत्तर मिल जाता है तो वह होता है सकर्मक क्रिया, और क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलता है वह होता है अकर्मक क्रिया। जैसे एक उदाहरण देता हूं, राम जा रहा है। अब ये क्या है, सकर्मक है या अकर्मक है? तो इसमें क्या लगे, क्या राम क्या रहा है, राम किसको रहा है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब एक उदाहरण है, राम खाना खा रहा है, ठीक। तो राम क्या खा रहा है? तो खाना खा रहा है। किसको खा रहा है? तो खाने को खा रहा है। इसमें क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सीमांत पकौड़े खा रहा है, क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है। किसको खा रहा है? पकौड़े को खा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1, 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना कर्म के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। आइए, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये पहला हो गया। अंतिम है सीधे निवेश किया जाना है, तो आइए इसको लगाते हैं। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार तथा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है, तो इसका सही क्रम हुआ। और इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वह है व, पहले नंबर पे व आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ल आ जाएगा, तीसरे नंबर पे य आ जाएगा, चौथे नंबर पे र आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित
शब्दों में किस एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, कोयल, बहन, भैंसा। चाचा का चाची संभव है लिंग परिवर्तन, बहन का भाई, भैंसा का भैंस, कोयल का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का सी। 69 मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, विशीक, तड़ित, विलक्षण। मोर का पर्यायवाची क्या है? देखिए, मोर का पर्यायवाची होता है कलापी, एक होता है मयूर, एक होता है केकी, सीढ़ी, फिर ध्वजी, फिर नीलकंठ, भुज, गारी, सारंग। ये सब इसका मोर का पर्यायवाची होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलापी। आइए अगले प्रश्न पे चले। 70 नंबर प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों को चुनिए। घुमक्कड़, इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब किसी शब्द के बाद में जो शब्द जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग जो पहले जुड़ जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो घुमक्कड़ में यहां पर क्या है? अक्कड़, अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। अक्कड़ प्रत्यय से और कौन कौन सा बनेगा? एक तो घुमक्कड़ हो गया, दूसरा पियक्कड़, फिर बुझक्कड़, घुमक्कड़, ये सब बनेगा। ठीक है। आक प्रत्यय से तैराक, उड़ाक, ये बनेगा। उ प्रत्यय से खाऊं, चालू, बिकाऊ, ये सब बनेगा। ओड़ा प्रत्यय से भगोड़ा, हसौड़ा, चटोर, बटोरा, ये सब बनेगा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चले। 671 लौकिक का विलोम पूछ रहा है। लौकिक का विलोम शब्द है लोक, स्वर्ग, अलौकिक। इनमें से लौकिक का होता है अलौकिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलौकिक। लोक का संभवतः होता है परलोक, और स्वर्ग का होता है नरक। ठीक है, या नरक। नीलोत्पल में कौन सा समास है? देखिए, इसका विग्रह करेंगे। नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब कमल, नीला है जो जहां बीच में आ जाए वह होता है कर्मधारय समास। बहुब्रीहि जो दोनों शब्द अप्रधान हो किंतु तीसरा अर्थ देता है वह बहुब्रीहि। अव्ययी पहला शब्द उपसर्ग होता है अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास जिसके विग्रह में कारक चिन्ह आते हैं वो तत्पुरुष समास होता है। तो इसका नीलोत्पल का सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, उसका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो, उसे कौन सी संधि कहते हैं? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो साथियों, अगर ये नियम आपके सामने आता है तो इसका सही उत्तर होता है यड़ संधि। जैसे सुधन आगत इक्वल टू स्वागत। सु मतलब उ आया है, धन भिन्न स्वर आ गया, आ आया है, उ धन आ मिलके ए बनता है सुधन आ बन जाता है दोस्तों, तो यह स्वागत हो जाता है। ठीक है, यड़ संधि। अगले में आइए, अगले प्रश्न में। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए, जिसको हम छू न सके, जिसको देख न सके, बस महसूस कर सके, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, राष्ट्रीयता, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि बताया जाए। जैसे सुंदरता एक है, सुंदरता विकल्प है, वह भी भाववाचक। जातिवाचक में पूरी जाति का बोध कराए, जैसे गाय, भैंस, ठीक है, पहाड़, ये सब। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु का, किसी जगह का नाम का बोध कराए, जैसे अरावली पर्वत, आगरा। ठीक है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जो करेगा सो भरेगा, जहां जो और सो आ जाए वह
क्या संबंध बताने का काम कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, 75 हो गए। 76 पे आइए। विभु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ब्रह्मा, आत्मा, सर्वव्यापक, नित्य, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। विभु का क्या होता है? विभु का पर्यायवाची शब्द होता है सर्वव्यापक और नित्य। विभु कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको देख लें। अगले प्रश्न पे आए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा क्या इस तरह लिखा जाएगा? तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि जिजीविषा कैसे लिखा जाता है। जिजीविषा इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये सही है। एक श्रृंगार लिखने को पूछ देता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आइए 78 पे। निम्नलिखित में से योग रूढ़ है। योग रूढ़ है जिसको तोड़ा ना जा सके। यौगिक होता है जिसे तोड़ा जा सके लेकिन कोई अन्य अर्थ ना दे। ठीक है, योग रूढ़ होता है जिसके जो दो शब्द आपस में जब मिलते हैं तो उसका एक तीसरा कुछ अलग अर्थ देता है, तो उसको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे मान लो आप कि पंकज। ठीक है, पंकज का मतलब हो गया कमल। पंक मतलब कीचड़ होता है और ज मतलब जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो इसका तीसरा अर्थ हो गया कमल। ठीक है, ये हो गया। पुष्प रूढ़ शब्द है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। विशाल का यौगिक शब्द है। विशाल है जिसकी काया, विशाल का है। आइए अगले प्रश्न पे लगभग अगला प्रश्न है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनिए। अपमान, देखिए इसको जब आप विक्रय करेंगे अप धन मान, तो इसका जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लग जुड़ता है, तो अप, इसका सही उत्तर हो जाएगा अप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, प्राण, लड़का, पुस्तक। पौधा लग गया, यह एक वचन है। लड़का मिल गया, पुस्तक मिल गया, प्राण चले गए। जहां गए आ जाए वहां वाक्य बना के आप इसका सही उत्तर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अब टोटल 80 प्रश्न को देख लिया। आज हमने 50 प्रश्न देखे हैं दोस्तों। आगे मैं कोशिश करूंगा कि अब DSSB की तैयारी की जाए। DSSB के प्रश्न पत्रों को लेके आऊंगा, TGT और PGT। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, पढ़ाई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, पढ़ाई पाठशाला के इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े रहें, मुझसे जुड़े रहें। आप टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल रहता हूं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं सभी आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसी के साथ आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।